हाँ बेटा ध्यान दो इधर बॉयज। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है, माइक लगाए ले आते बेटा, माइक है नहीं अभी अवेलेबल, अब लगाए। हाँ बेटा ध्यान दो इधर, अपना नेक्स्ट टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम की बात करें, सुनना इधर। मेंडल के वंशागति के नियम मतलब 3 नियम आपने सुने होंगे, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम किसने दिए? मेंडल ने। बेटा बता दो कि मेंडल ने तो काम किया था 1856 से लेकर के 1863 तक। उसने कोई नियम नहीं दिए, मेंडल ने सिर्फ काम किया। क्योंकि जब उसने रिसर्च पेपर के रूप में 1865 में अपने कार्यों को रखा, किसी साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब जब 1900 में ह्यूगो डी व्रीज, कॉल कॉरेंसन, एरिक वॉन शेरमक आए, उसके बाद में जब इसके कार्यों का पता चला तो वैज्ञानिकों ने इसके पूरे कार्य को 3 नियमों में बांटा। तो मेंडल ने नियम नहीं दिए, मेंडल ने कार्य किए थे। उन कार्य को और काम को, उस वर्क को सारे वैज्ञानिकों ने 3 नियमों में बांटा। ठीक है, फर्स्ट नियम कौन सा? प्रथम नियम प्रभाविता का नियम। द्वितीय नियम विसंयोजन का नियम। तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सुनिए बेटा इधर, ये 3 नियम है। फर्स्ट प्रभाविता का नियम, या जैसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। दूसरा विसंयोजन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहते हैं।
ये 3 नियम है बेटा, जिनमें से पहले जो 2 नियम हैं ये एकल संकर संकरण पर आधारित है, और ये वाला जो नियम है कौन सा, तीसरा नियम, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ किस पर है बेटा, एकल संकर संकरण, यानी एक जीन की वंशागति, एक लक्षण को आधार मानकर जब 2 जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हमने क्या बोला था, एकल संकर संकरण। उसमें 2 नियम आएंगे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। जबकि बात करें दूसरी द्विसंकर संकरण की, यानी कि जिसमें 2 लक्षणों को आधार मानकर काम किया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपयून का नियम कहते हैं, वो वाला इसके अंदर आएगा। ठीक है, द्विसंकर संकरण कहते हैं जिसमें स्वतंत्र अपयून का नियम आएगा। अब वापिस नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, एकल संकर संकरण या एक जीन की वंशागति। लिखो। अब हम पढ़ेंगे बेटा एकल संकर संकरण, या बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या बात करें एक जीन की वंशागति और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या लिख दिया? चलो आगे।
अब ध्यान दो इधर, समझ लेना पहले ये है क्या। एकल संकर संकरण हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जब किसी एक लक्षण को आधार मानकर जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो कितने लक्षण की वंशागति होगी, एक लक्षण की ही वंशागति होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एकल संकर संकरण कहते हैं। क्या बोले, बाद में लिखना बेटा, पहले ध्यान देना कि एक लक्षण को आधार मानकर जब दो जनकों में क्रॉस करवाया जाता है, इधर ध्यान देना। कैसे, जैसे मैं एक लक्षण ले रहा हूं, पादप की लंबाई, इस पादप की लंबाई के दो एलील थे, एक था उसका लंबापन और दूसरा उसका था बौनापन। तो बात करें जनकों की, एक तो लंबा और दूसरा दोनों कैसे होंगे बेटा, 2n यानी द्विगुणित। इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी से, और इसको, अब जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि पहले युग्मक जनन होता है, फिर युग्मकों का स्थानांतरण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर पश्च निषेचन घटनाएं होती है। तो ये तो जनक है। जैसे वहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उनसे युग्मक बनाने के लिए क्या किया था, उनमें अर्धसूत्री विभाजन। तो इनमें सबसे पहले युग्मक जनन के निर्माण की प्रक्रिया होगी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से किनका निर्माण होगा बेटा, युग्मकों का निर्माण होगा, और युग्मकों के निर्माण से क्या लिखें, युग्मक जनन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। किसका निर्माण होगा, इधर कैपिटल टी का, इधर किसका निर्माण होगा, ये हो गया युग्मक का निर्माण। युग्मक के निर्माण के बाद में हमने पढ़ा था युग्मकों का स्थानांतरण मतलब परागण। इन दोनों के बीच में एक लंबा पौधा है, दूसरा बौना पौधा है। अगर दो पौधे होते हैं तो स्वपरागण होता है या परपरागण, परपरागण। परपरागण से जब इनके बीच में करवाया, जब निषेचन हुआ तो कौन सी पीढ़ी मिली, इधर लिख रहा हूं बेटा, इधर लिख रहा हूं कौन सी पीढ़ी मिली, F1 पीढ़ी मिली। F1 पीढ़ी में कौन आएगा, कैपिटल टी। यहाँ तक क्लियर। ये लंबापन है, ये बौनापन है, तो F1 पीढ़ी में क्या आएगा बेटा, प्रभाविता के नियम के अनुसार जो लक्षण खुद को F1 पीढ़ी में प्रकट या अभिव्यक्त कर पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रकट नहीं कर पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर कैपिटल टी प्रभावी रहता है, स्मॉल टी के प्रभाव को दिखाने नहीं देता, इसलिए हम बोलेंगे ये कैसे होंगे बेटा, अशुद्ध लंबे। कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे। अब उसके बाद में प्रभाविता का नियम तो यहीं तक खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने लिखा है F1 पीढ़ी में प्रभावी था जब कि जो अपने को खुद को अभिव्यक्त करे वो प्रभावी, जो नहीं करे वो अप्रभावी। इससे आगे
ये युग्मक पृथक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा? पृथक। कैपिटल टी इधर हो जाएगा, स्मॉल टी। F1PD में दोनों लक्षण साथ में आते हैं, लेकिन F1PD के बाद में दोनों पृथक हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम कहते हैं। दूसरा नियम, पहला नियम तो पता चला प्रभाविता का क्या है कि F1PD में जो लक्षण खुद को प्रकट करता है वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं कर पाता है वो अप्रभावी, और इससे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। कैपिटल टी प्रभावी है इसीलिए तो लंबे आए, भले वो अशुद्ध है। फिर बात करते हैं कि F1PD के बाद में दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? द्वितीय नियम, विसंयोजन का नियम। ये युग्मक जो है बेटा दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी खुद में शुद्ध होते हैं, क्योंकि कैपिटल टी को हमेशा अपन क्या बोलेंगे? लंबा या बोना। स्मॉल टी को, कैपिटल टी को, इस कैपिटल टी को मैं अशुद्ध लंबा कह सकता हूँ क्या? इस स्मॉल टी को अशुद्ध बोना कह सकता हूँ क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये युग्मक खुद में शुद्ध होते हैं, इसीलिए दूसरे नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इसके बाद में F1PD में हमने क्या कराया था? स्वपरागण करवाया था, जिससे कौन सी पीडी आई थी? F2PD आई थी। तो इसके अंदर हम क्या करवाते हैं? यानी कि इसका संकरण किससे करवाएं? इसी से करवाएं। तब कौन सी पीढ़ी आएगी बेटा? F2 जनरेशन आएगी। और F2 जनरेशन को हमने किससे दर्शाया था? एक वर्ग से दर्शाया था। वो वर्ग किसने दिया था? पुन्नेट ने दिया था। इसलिए उस वर्ग को क्या कहते हैं बेटा? पुन्नेट वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुन्नेट वर्ग कहते हैं। इधर लिखूं कैपिटल टी और इधर लिखूं कैपिटल टी, और इन दोनों को मिलाने पर क्या मिलेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इन दोनों को मिलाने पर क्या मिलेगा? इन दोनों को मिलाने पर, और लास्ट में इन दोनों को मिलाने पर। अब हम करते हैं इसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब बाहर से देखने पर जो पता चलता है। बाहर से देखो, ये लंबा या बोना, ये लंबा या बोना, ये लंबा या बोना, लंबा। कितने लंबे? ये 3। बोना कितना? तो इसको बोलो लंबा, इसको बोलेंगे हम। फिर देखते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब हमें पता करना है कि समयुग्मजी कौन है और विषमयुग्मजी कौन है। समयुग्मजी लंबे कितने? 1। विषमयुग्मजी लंबे कितने? 2। और समयुग्मजी बोना कितना? तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी। समझ में आया? और इसी जीन प्रारूप को मेंडल ने a+b के होल स्क्वायर से बताया था स्टार्ट में। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल टी स्क्वायर + 2 कैपिटल टी स्मॉल टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला आया था। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति। वापिस रिपीट करते हैं, देखना इधर हमने क्या किया? सिर्फ एक लक्षण को लिया। किसको लिया बेटा? एक ही लक्षण को। जैसे पादप की लंबाई ले ली, और लंबाई में 2 चीजें थी, लंबापन और बोनापन। और लंबापन और बोनापन में ले तो लंबेपन को हम दर्शाते थे कैपिटल टी से, बोनेपन को स्मॉल टी से। जब इनमें युग्मक जनन हुआ जनकों के बाद में, तो किसका निर्माण हुआ? कैपिटल टी और स्मॉल टी का। फिर हुआ इनके अंदर स्थानांतरण यानी कि परागण। कौन सा? पर परागण। पर परागण करने पर जब निषेचन हुआ तो F1PD मिली।
F1PD में कौन मिले बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी, जिन्हें हम अशुद्ध लंबे के नाम से जानते हैं। इनमें फिर वापस आगे चल करके क्या हुआ बेटा? युग्मक जनन हुआ, यानी कि ये दोनों युग्मक पृथक पृथक हो गए, जिससे कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन हुआ। जब इनमें स्वपरागण करवाया, मतलब इस पौधे का, ये एक ही पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी के परागकणों को इसी की वर्तिकाग्र पर ले जा करके हमने बिठाया, मतलब कौन सी पीढ़ी मिली? F2PD मिली। F2PD में हमें लक्षण प्रारूप मिला 3:1 और जीन प्रारूप मिला 1:2:1। ठीक है। अब देखो, जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है जब ये बने, इसके बाद में जब युग्मक पृथक हुए तो कौन सा नियम लागू हो रहा है? विसंयोजन का नियम लागू हो रहा है। देखना बेटा, इसके ऊपर दो चीज़ें लागू हो रही है। पहला, प्रभाविता का नियम। किसका? प्रभाविता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब, बेटा पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, कहीं नहीं जा रहे ये नोट्स। क्या बोला? जब एक प्रभावी समयुग्मजी पादप का क्रॉस किससे करवाया? पादप का क्रॉस अप्रभावी समयुग्मजी पादप से करवाया जाए तो वे लक्षण, तो F1PD में प्रभावी विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। F1PD में जो लक्षण स्वयं को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें प्रभावी लक्षण, तथा जो स्वयं को प्रकट नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यही नियम क्या कहलाता है? यही नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। यही नियम क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे कैपिटल टी क्रॉस करवाया तो F1PD में क्या मिला? इनसे बना युग्मक कैपिटल टी, इनसे बना युग्मक स्मॉल टी। ये तो क्या हो गए? जनक। ये क्या हो गए? युग्मक। फिर इनमें पर परागण से कौन सी पीढ़ी बनेगी? F1 बनेगी, जिससे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये क्या हो जाएंगे? अशुद्ध लंबे। तो इसमें इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के प्रभाव को संदमित कर लिया। क्या बोले कि F1PD में कैपिटल टी एलिल ने जो क्या है बेटा? प्रभावी ने स्मॉल टी एलिल, जैसे हम क्या बोलते हैं?
अप्रभावी के प्रभाव को क्या कर लिया बेटा? संदमित कर लिया, रोक दिया। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये इसे ही क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम। कोई दिक्कत? अभी जो प्रभाविता का नियम पढ़ा है, इसी के जैसा अपने पास में कौन है? दूसरा विसंयोजन का। अब विसंयोजन का नियम क्या कहता है? विसंयोजन का नियम ये कहता है बेटा कि F1PD में, सुनना इधर, जब एक समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने का क्रॉस करवाया तो F1PD में दोनों के एलील दिखे। प्रभाव भले ही वो कैपिटल टी का था, स्मॉल टी का नहीं था, लेकिन दोनों के दोनों एलील तो मौजूद थे। F1PD के बाद में दोनों के दोनों पृथक हो जाते हैं। कैपिटल टी पृथक हो जाता है, स्मॉल टी पृथक हो जाता है। इसलिए इसे विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये युग्मक खुद में शुद्ध होते हैं, यानी कैपिटल टी हमेशा लंबेपन को दर्शाएगा, स्मॉल टी हमेशा बौनेपन को दर्शाएगा, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, और इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विसंयोजन के नियम में ये देखें कि अपने पास में F1PD आई। F1PD में कौन था? कैपिटल टी। लेकिन इसके बाद में युग्मक जनन होने पर ये अलग अलग हो गए। क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए, यानी कि ये युग्मक एक दूसरे से पृथक हो गए। फिर इनमें क्या करवाया? अरे क्या करवाया बेटा? यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करवाया, जिससे कौन सी पीडी मिली? F2 मिली। और F2 को हमने किससे बताया था? अरे कौन से वर्ग से? कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल 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 स्मॉल। और तो अपने पास में लक्षण प्रारूप क्या आया था? 3:1। और जीन प्रारूप इसे ही हम विसंयोजन का नियम कहते हैं। कैसे बोलेंगे इसको? जब समयुग्मजी प्रभावी एवं समयुग्मजी अप्रभावी जनकों में क्या करवाया जाता है बेटा? क्रॉस करवाया जाता है, तो F1PD में दोनों के एलील उपस्थित होते हैं लेकिन F1PD के बाद युग्मक जनन के दौरान दोनों एलील
क्या हो जाते हैं बेटा, दोनों एलील पृथक हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे विसंयोजन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ओके, एक और लाइन, ये जो युग्मक है बेटा, ये युग्मक स्वयं में शुद्ध होते हैं, हमेशा शुद्ध होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का क्या कहते हैं बेटा, नियम कहते हैं। समझ में आया? वापस रिपीट करें कि जब F1PD आई तो उसमें कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को संदमित कर लिया। इसका मतलब कैपिटल टी प्रभावी हो गया और स्मॉल टी अप्रभावी हो गया, और इससे ही हमने प्रभाविता का नियम बोला था। लेकिन F1PD के बाद में जब युग्मक जनन होता है तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और एक दूसरे से पृथक हो गए इसका मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, इसलिए इसको विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, और ये युग्मक खुद में शुद्ध होते हैं इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक लिखो, इसके बाद का अपन बाद में करते हैं।